So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the structure of atom, that is the absorption spectrum, है ना। तो बेटा इसके पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में, कि कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि किसी भी अगर वाइट लाइट को अगर हम लोग 7 बैंड्स वो हम लोग प्रिज्म से पास करा देते हैं तो वो 7 बैंड्स ऑफ कलर में टूट जाता है और 7 बैंड्स ऑफ कलर में ब्रेक होने के बाद उसको जब हम लोग स्क्रीन पर उतार रहे थे तो हमारी विप्योर कलर आ रही थी जो कि मर्जिंग कलर थी, ठीक है ना। अब देखो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कि कुछ ना कुछ वेवलेंथ लाइट की, कुछ ना कुछ लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाए, कोई एक सर्टेन मेटल कोई एक सर्टेन एटम क्या कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले और फिर आपका क्या करे बाकी को क्या करे वो जाने दे, ठीक है। तो आओ देखते हैं यहाँ पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वास्तव में होता क्या है। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक अ फोटोग्राफिक निगेटिव, ठीक है। किस तरह से होता है बेटा, फोटोग्राफिक निगेटिव की तरह होता है। जैसे तुम आप निगेटिव पहले आपको फोटोग्राफ्स आते थे जिसके निगेटिव निकलते थे तो उसमें केवल आपके लाइनिंग्स दिखाई देते थे, जो आपके पर्टिकुलर आपका व्यू रहता था उसमें एक्चुअली होता क्या था, ठीक है ना। ए कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू ए सैंपल व्हिच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है। कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेता है वो पर्टिकुलर एटम पर्टिकुलर मटेरियल अगर बीच में आया है तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद द मिसिंग वेवलेंथ क्या होती है, मिसिंग वेवलेंथ आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी आपका क्या होता है पास हो जाता है और वहाँ पास क्या छोड़ देता है, डार्क स्पेस छोड़ देता है। लेट अस सपोज हम लोग जैसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़े थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह ही हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। लेट अस सपोज this is what, this is the source of radiation। क्या है बेटा, ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है। अब इस सोर्स ऑफ रेडिएशन से हम लोग क्या करा रहे हैं, वाइट लाइट पास करा रहे हैं, जैसे वहाँ पे पास करा रहे थे, ठीक है। वाइट लाइट हम लोग यहाँ पास करा दे। अब वाइट लाइट यहाँ पास अगर हम लोगों ने पास करा दी तो वाइट लाइट पास कराने के बाद यहाँ पास ये क्या होगा, एक स्लिट से होकर पास करेगा, ये क्या होगा एक स्लिट से पास करा, ठीक है। और स्लिट से पास करने के बाद हम लोगों ने किस पर ले लिया था, इसको हमने प्रिज्म से पास करा दिया था। जब प्रिज्म से पास कराया था तो ये प्रिज्म किसमें आपके 7 बैंड्स ऑफ कलर में तोड़ दिया था, इसको किसमें तोड़ दिया था, 7 बैंड्स ऑफ कलर में तोड़ दिया था। और ये जो 7 बैंड्स ऑफ कलर हैं, ये जो 7 बैंड्स ऑफ कलर हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके विप्योर कहते हैं, यही तो था। लेट अस सपोज अगर बीच में एक पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर एटम आ गया, लेट अस सपोज यहाँ पास एक गैस ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक गैस ले लिया, कोल्ड गैस ले लिया, क्या ले लिया बेटा, कोल्ड गैस ले लिया। और कोल्ड गैस यानी पर्टिकुलर एटम पर्टिकुलर मटेरियल का आपका गैस है जो आपका इसके बीच में आया। जब ये बीच में आएगा तो ये क्या करेगा, कुछ आपके रेडिएशंस को, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को ये क्या कर लेगा, आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाइट लाइट कहाँ पास होगी, आपकी प्रिज्म से पास होगी। और जब हम लोग इसे यहाँ पास स्क्रीन पर इसको हम लोग उतारेंगे तो स्क्रीन पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये आपकी इस तरह से कुछ लाइनिंग्स दिखाई देगी ओनली बस, ठीक है ना। मैंने कहा ये लाइनिंग्स है बेटा, ठीक है। ये लाइनिंग्स कौन सी है, कलरफुल वाली है, विप्योर वाली लाइनिंग्स है, ठीक है ना। और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सब आपके क्या है, आपके डार्क स्पेसेस है। क्या है बेटा, डार्क, ये क्या है आपके डार्क स्पेसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्या होगा, आपके डार्क स्पेसेस छोड़कर चले जाएंगे और आपको कुछ लाइनिंग्स इस तरह से हम लोग को दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो यानी अगर हमारा कुछ एक पर्टिकुलर एटम कुछ एक पर्टिकुलर मटेरियल, यहाँ पर जो कोल्ड गैस है ये आपका पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर मटेरियल की आपकी कोल्ड गैस है जिसने आपका सर्टेन वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करके बाकी को क्या होने दिया, पास होने दिया। तो वहाँ पास हमें किस तरह दिखाई दिया, स्क्रीन जो हमारी मर्जिंग कलर दिखाई दे रही थी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, वो अब आपको क्या होगी, कुछ पर्टिकुलर लाइन दिखाई देगी जो कि किसकी तरह होता है, एक फोटोग्राफिक निगेटिव की तरह होता है। किसकी तरह बेटा, फोटोग्राफिक निगेटिव की तरह होता है। तो हम लोगों ने इस तरह से कितने बेटा, तीन टाइप पढ़े। पहला हम लोगों ने देखा क्या चीज़, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर देखा हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम, और फिर हम लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फोटोग्राफिक निगेटिव आपका किस तरह से आता है, ठीक है ना। अब आओ देखते हैं हमारा ये तीनों को एक साथ हम लोग देख लेते हैं। जब आपका इन एमिशन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ठीक है, जब आपका ये जो तीनों हम लोगों ने देखा, इन तीनों को जो देखने का जो मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं बेटा,
स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आओ पहले हम लोग तीनों एक साथ देख लेते हैं, और तीनों जब एक साथ देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहले हमारा क्या चीज़? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर आपका क्या चीज़? एमिशन स्पेक्ट्रम, और फिर आपका क्या चीज़? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये देखो आपका कुछ इस तरीके से, देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपका क्या है? यहाँ पास इस तरह से हमने स्क्रीन लिया था, और स्क्रीन में आपकी मर्जिंग कलर दिखाई दे रही थी विब्ग्योर वाली, ठीक है ना। मैं आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। आप कुछ कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पास लेट सपोज इस तरह से आपका रेड का कलर था, ठीक है ना, और इस तरह से आपका क्या था? इस तरह से आपका रेड का कलर था, मर्जिंग कलर था बेटा, ठीक है। फिर आपका इस तरह से क्या था? आपका ब्लू का कलर था, ठीक है। ब्लू के बाद आपका क्या था? आपका इंडिगो था, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से जो भी कलर थे, ठीक है, इस तरह से आपका वायलेट था, वायलेट के बाद क्या था? लेट अस सपोज ये आपका इंडिगो है, तो इस तरह से ये जो कलर थे वो आपके मर्जिंग कलर्स दिखाई दे रहे थे, विब्ग्योर वाले। इस तरह से ये क्या हो रहे थे? मर्जिंग कलर दिखाई दे रहे थे। ये विब्ग्योर है बेटा, ठीक है। मेरे पास कलर्ड सारे मार्कर्स नहीं है, ठीक है। इस तरह इसलिए मैं आपको इस तरह से कुछ समझा दे रहा हूँ कि विब्ग्योर के कलर्स थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमें कैसे मिलेंगे? मर्जिंग कलर्स मिलेंगे। और अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद हम लोगों ने जब एमिशन स्पेक्ट्रम देखा था, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या था? एमिशन स्पेक्ट्रम में ये देखिए, यहाँ पास अगर हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एमिशन स्पेक्ट्रम में आपकी कुछ लाइनिंग्स ऐसे दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ क्या होगी? लाइनिंग्स दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्लैक लाइनिंग्स है। क्या है बेटा? ब्लैक लाइनिंग्स है। और अगर हम लोग इन ब्लैक लाइनिंग्स की बात करें, ठीक है, क्या करें? इन हम लोग ब्लैक लाइनिंग्स की बात करें, ठीक है। यहाँ पास आपका ये विब्ग्योर वाले, ये आपके क्या है? ये विब्ग्योर वाले लाइन है। कौन से लाइन है बेटा? विब्ग्योर वाले लाइन है। और बाकी ये सब क्या है? आपका ब्लैक पोर्शन है। ये सब क्या है? आपका ब्लैक है। तो ये था आपका क्या चीज? एमिशन स्पेक्ट्रम। हम लोगों ने क्या किया था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? एक सोर्स ऑफ लाइट लिया था, और सोर्स ऑफ लाइट को किससे पास करा दिया था? प्रिज्म से पास करा दिया था। यहाँ पास जो सोर्स ऑफ लाइट आया, इसको किससे पास कराया? हॉट गैस से। किससे बेटा? हॉट गैस से पास कराया। और फिर इसको हम लोगों ने प्रिज्म से लिया, तो यहाँ पास भी आपका क्या हुआ? स्पेक्ट्रम बना। अब हम लोगों ने जो लास्ट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे क्या होते हैं, आपके कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पास अगर हम लोग देखें तो किसकी बेटा? ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला आपका क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और अगर हम लोग इसकी बात करें नेक्स्ट वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये रहा आपका स्क्रीन, और स्क्रीन पे हमारे पास ये देखो, यहाँ पास विब्ग्योर वाली लाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये ब्लैक लाइन है, ये आपकी ब्लैक लाइन है। और ब्लैक लाइन से ये क्या होते हैं? डिफरेंट कलर जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। ये आपकी ब्लैक लाइन है, ये आपका रेड हो गया, ठीक है ना। लेट अस सपोज ये आपके डिफरेंट कलर्स हो गए, विब्ग्योर वाले कलर है बेटा। क्या है? विब्ग्योर वाले कलर है। लेट अस सपोज ये हो गया, ठीक है ना। लेट अस सपोज आपका यहाँ पास ये हो गया। तो यहाँ पास ये क्या है? देखो सर्टेन वेवलेंथ को जब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पास कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। क्या चीज़? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया किसको किसको? आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को, ठीक है। कंटिन्यूअस के बाद आपका आया एमिशन स्पेक्ट्रम, और लास्ट में क्या था? आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो हमने अभी अभी तुमको बताया कि जो स्टडी ऑफ एमिशन होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नोन एज व्हाट? स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। पूरी पूरी फिनोमिना क्या कहलाती है? आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है ना। अब हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। आइए हम लोग इस टॉपिक को भी देखते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो लाइन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लाइन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ क्या चीज़? हमारे एलिमेंट्स को पहचानने में। तो जैसे पहला पॉइंट है इसमें, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में लाइन स्पेक्ट्रा का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। आपका ईच एलिमेंट है जो यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, सभी एलिमेंट के अपने एक एमिशन स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू फाइंड अननोन एटम्स। बिल्कुल, अननोन एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपका लाइन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारा इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पीपल, जिस तरह से आपका फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है कि फिंगरप्रिंट से आपका ये पता लग जाता है कि हाँ कौन पर्सन था, उसी तरह से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का इस्तेमाल होता है आपका किस मेथड क्या पता करने के लिए, आपके अननोन एलिमेंट्स अननोन एटम्स के बारे में पता करने के लिए। इसमें अपना सबसे बड़ा योगदान जो दिया था उन्होंने किसने दिया था, आपका रॉबर्ट बंसन ने दिया था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, आपका लाइन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जैसे आपके ये कुछ सर्टेन एलिमेंट्स लिखे हैं जिसका इस्तेमाल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ही हुआ। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि और बोर एटॉमिक मॉडल की ओर बढ़ना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आइए हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर में लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या है और कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से वो रिलेटेड है। आओ देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा अगर हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, तो जब आपका हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास कराई गई, यानी एक हाइड्रोजन गैस लिया गया, अब उस हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराया गया, तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन गैस है उसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए होंगे, सही है ना, उसके मॉलिक्यूल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराया गया, एक ट्यूब में भर के हाइड्रोजन गैस भर दी गई और यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराया गया तो इसके एटम डिसोसिएट होने के बाद एक्साइटेड हो गए। डिसोसिएट होने के बाद क्या हो गए, डिसोसिएट होने के बाद बेटा एक्साइटेड हो गए और एक्साइटेड होने के बाद इन्होंने क्या इमिट करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आपका ये देखा गया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने फिर इस हाइड्रोजन पर आपका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही हाइड्रोजन गैस से क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कर दिया। और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब पास कराया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब यहाँ पास कराया तो डिफरेंट साइंटिस्टों को डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिला और जब वो स्पेक्ट्रम देखे, ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम के बेसिस पर उन्होंने अपनी सीरीज की क्या कर दी, नेमिंग कर दी। जैसे पहला जो थे वो कौन थे आपके बेटा, लाइमन थे, फिर बाल्मर आए, फिर पास्चन आए, फिर आपके ब्रैकेट आए, फिर आपके पीफुंड आए। ठीक है ना, तो जो बाल्मर ने जो सीरीज़ दी थी उनकी सीरीज कौन सी थी, विजिबल रेडिएशन की सीरीज़ थी। वो विजिबल रेडिएशन की सीरीज आपका क्या होता है, आपका जो विबग्योर हम लोग देखते हैं यानी जो विजिबल लाइट होती है वो किसने दिया था, आपका बाल्मर ने दिया था। आओ हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि बाल्मर ने अपने थियोरी में क्या क्या लिखा, ठीक है ना, और कैसे उन्होंने आपके स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। आइए हम लोग देखते हैं। चलो बेटा, तो देखो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को कंटिन्यू कर रहे हैं और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में अगर हम लोग देखें तो बाल्मर ने 1885 में अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आपका स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ किसके, वेवलेंथ के। किसके टर्म में बेटा, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में एक्सप्रेस करने के बाद, ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कहा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो विजिबल लाइंस है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो विजिबल लाइन है वो फॉलोइंग फार्मूला ओबे करके ले जाता है। आपका ये देखो, दैट इज़ 1/λ = r 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। n इज व्हाट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं, ये देखो, लेट अस सपोज हमने तुमको याद है एक थियरी बताई थी और उस थियरी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लेट अस सपोज ये न्यूक्लियस था, ठीक है ना, और इसके चारों ओर क्या है, आपके सेल्स हैं। क्या है बेटा, इसके चारों ओर आपके सेल्स हैं। ये आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, ये आपका N3 हो गया और इस तरह जाते जाते आपका ये जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपका N फाइनल पहुँच जाएगा। तो ये आपका लेट अस सपोज ये इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। तो लेट अस सपोज अगर फाइनल पर अगर मान लीजिए, अगर मान लो इस इनिशियल वाले इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पास रिवॉल्व कर रहा था, अगर इसको मैं एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ इतनी कि ये कहाँ पहुँच जाए, आपका इनफाइनाइट पर
पहुंच जाए, और इन्फानाइट पर अगर इसने अपने एनर्जी को कंटिन्यू रख पाया तो कंटिन्यू रख पाएगा, तब तो ये रोटेट करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन पर क्या होगा, फिर से वापस आएगा, और जब अपनी पोजीशन पर फिर से वापस आएगा तो ये क्या करेगा, आपका एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वही हम लोग किसके फॉर्म में दिखाई देगी, आपकी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई देगी। किसके फॉर्म में बेटा, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास उन्होंने कहा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, अब देखो लेट अस सपोज अगर कोई बंदा N3 से N1 पर आया है, तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, ठीक है ना। मान लो कोई बंदा N4 से N1 पर आया है, तो यानी ये फाइनल और ये इनिशियल, तो हम लोग N की जो वैल्यू लेंगे वो आपके कौन से आपके स्पेक्ट्रल लाइन से, यानी कौन से आपके एनर्जी लेवल से और कहाँ पास कूद रहा है, इसके बेसिस पर हम लोग N इनिशियल और N फाइनल की वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पास जो सीरीज ऑफ लाइन है, ठीक है, जिसको बाल्मर ने अपने फार्मूले से डिराइव किया, दैट इज़ नोन एज बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर की जो नंबर ऑफ लाइंस है जो विजिबल स्पेक्ट्रम थी वो N इनिशियल के लिए कितनी थी, 2 थी, यानी यहाँ पास जो आपका फॉलोइंग स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा बाल्मर की सीरीज में, वहाँ पास N की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 होगी। N इनिशियल की वैल्यू बेटा, N इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 2 होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, और यहाँ पास जो भी आपके बाल्मर ने जो सीरीज़ दी थी, ठीक है ना, यही आपकी ओनली लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कि हमें विजिबल रीजन में दिखाई देती है। बाकी हम लोग किसी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसकी बात हम लोग विबग्योर यानी जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है, उसके वो जो हम लोग को दिखाई देती है वो कौन सी कहलाती है, आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाती है। कौन सी बेटा, विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाती है, ठीक है ना। अब ये जो फार्मूला उन्होंने दिया था, ठीक है, ये फार्मूला उन्होंने दिया था आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर। किस पर बेटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर। तो आओ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आखिर कहाँ से कौन सी लाइंस आपकी कूदेगी और कहाँ तक आएगी, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पास बात करें स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम का एक ओवरव्यू देखता हूँ, और ओवरव्यू दिखाऊंगा मैं आपको एक डायग्राम बना के बहुत अच्छा सा, जो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। तो यहाँ पास ये देखो लेमडा क्या है, यहाँ आर बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट है। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेडबर्ग का बहुत योगदान था इस फार्मूले में, इस फार्मूले को डिराइव करने में, इसलिए यहाँ पास आर जो था वो क्या था, आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें लेनी है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। कितना लेना है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 लेना है। n क्या है आपका इनिशियल आपका नंबर ऑफ सेल, और n क्या है, nf क्या है आपका फाइनल नंबर ऑफ सेल। r रेडबर्ग कांस्टेंट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और ये v बार, न्यू बार क्या है आपका वेव नंबर, इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो आइए ये जो पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम थी, ठीक है ना, ये जो तुम्हारा फार्मूला डिराइव हुआ, जिस फार्मूले से आपका पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे दी गई, उसको हम लोग एक डायग्राम के मदद से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं वो डायग्राम के बारे में कि वो कैसे बनना है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम लोग इसके ओवरव्यू की बात करें, ठीक है ना, इसके ओवरव्यू में समझाने जा रहा हूँ। इस ओवरव्यू में आपका कैसा आपका सीरीज जो आई है, जिसके बारे में हम लोग लगातार अभी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके बारे में जो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका कैसा होता है। तो बेटा देखो, यहाँ पास अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो यहाँ पास ये देखो, अगर कोई मान लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एटम का अगर मान लो इनफाइनाइट पर है, कहाँ पास है, इनफाइनाइट पर है, n=5, हमारा n= कहाँ तक होगा, ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर लेट अस सपोज इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से कहाँ कूदा, इनफाइनाइट से आकर कहाँ कूदेगा, आपका पहली सीरीज पर। किस पर बेटा, पहली सीरीज पर। तो ये देखो, अगर कुछ इस तरीके से मान लो, अगर कोई आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर आपका इनफाइनाइट से अगर कहाँ कूदा, आपका n=1 पर कूदा। एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर आपके सेल्स हैं। कहाँ है, इन चारों ओर न्यूक्लियस के क्या है, आपके सेल्स हैं। अब देखो, अगर यहाँ पास कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से सेल कहाँ तक चले जाएंगे, सेल आपके इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये मैंने कहा n=1 है,
ठीक है, ये n=2 है, n=3 है, n=4 है और n=5 है। लेट अस सपोज कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन n=5 से कहाँ जाकर कूदा, आपका पहले पर कूदा। भाई कंडीशन क्या हो सकती है, 5 से आपका पहला कूद सकता है, चौथे से पहले पर कूद सकता है, ठीक है, तीसरे से पहले पर कूद सकता है और दूसरे से पहले पर कूद सकता है और एक इनफाइनाइट से आपका पहले पर कूद सकता है, ठीक है, n=इनफाइनाइट से। तो यहाँ पास अगर कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आपका पहले सीरीज पर जाता है यानी n=1 सेल पर आपका कूदता है, तो वहाँ पर जो आपकी रेडिएशन क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, आपकी अल्ट्रावायलेट होती है। और इसके बारे में किसने बताया था, आपका लाइमन ने बताया था। किसने बताया था बेटा, लाइमन ने बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पास n इनिशियल जहाँ पास आपका कूदना है, जहाँ पास अगर कूदना है वो आपका 1 है, ठीक है, और जो n फाइनल है जहाँ से कूद रहा है वो आपका 2 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और कहाँ इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब इनफाइनाइट होगा तो n फाइनल की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे। फिर उसके बाद आपके कौन है, बाल्मर सीरीज आए और बाल्मर ने ही आपका n=2 सेल पर दिखाए और n=2 सेल आपकी किसकी होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम की, जो हमें चारों ओर चीजें दिखाई दे रही है। तो यानी यहाँ पास अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करेंगे, ये किसकी है, ये बेटा है आपकी लाइमन की सीरीज। लाइमन ने क्या दिखाया, अल्ट्रावायलेट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने आपके एक्सपेरिमेंटल डाटा से इसको बताया कि ऐसे कुछ हुआ होगा तो यहाँ पास से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्रिएट होगी। अब अगर हम लोग दूसरा आपकी बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज में आपका क्या है, बाल्मर का n=, ये देखो आपका कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से दूसरे पर आ सकता है, इनफाइनाइट से कहाँ दूसरे पर आ सकता है, इनफाइनाइट से आपका n=5 से दूसरे पर आ सकता है, n=4 से दूसरे पर आ सकता है और n=3 से दूसरे पर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो n=2 की जो सीरीज होगी ये आपकी किसकी सीरीज थी, बाल्मर की सीरीज थी। किसकी बेटा, बाल्मर की सीरीज थी। यानी यहाँ पर n जो फाइनल है यानी जहाँ से कूद रहा है, ठीक है ना, यानी लेट सपोज ये n=2 रहा और n=2 पर आपका इनफाइनाइट से कूद सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तब ये रेडिएशन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। पांचवे से कूद सकता है, ठीक है, पांचवे से कूद सकता है, चौथे से कूद सकता है, ठीक है, और कहाँ से कूद सकता है, आपका तीसरे से कूद सकता है। तो यहाँ पास ये वाली जो सीरीज होगी वो कौन सी कहलाएगी, आपकी बाल्मर की सीरीज कहलाएगी। इसकी बेटा बाल्मर की सीरीज, जो कि आपकी विब्ग्योर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, विब्ग्योर, यानी कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। विब्ग्योर मतलब वही विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है। तो ये किसने दिया था, ये आपका बाल्मर ने दिया था, ठीक है ना। फिर n=3 पर जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कूदता है उसके बारे में किसने बताया था, पास्चन ने बताया था। तो अगर n=3 की बात करें तो n=, ये रहा 3। अब लेट अस सपोज यहाँ पास इनफाइनाइट से n=3 पर कूद सकता है, n=5 से कूद सकता है, n=4 से कूद सकता है। तो लाइमर के बाद कौन आए थे आपके, बाल्मर के बाद कौन आए थे, आपके पास्चन आए थे। और पास्चन ने आप बताया कि अगर कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेट अस सपोज आपका तीसरे पर कूदता है, कहाँ पास बेटा, तीसरे पर कूदता है, ठीक है, इस तरीके से तीसरे पर कूदता है, तो यहाँ पर जो आपकी अल्ट्रावायलेट जो आपकी रेडिएशन क्रिएट होगी वो कौन सी रेडिएशन होगी, आपकी इंफ्रारेड होगी। कौन सी बेटा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी हमें नहीं दिखाई देती है। तो तीसरे सीरीज के बारे में, यानी इनिशियल यहाँ पास कितना है, यानी जहाँ पास कूद रहा है यानी इनिशियल वो कितना है आपका 3 है, ठीक है, और जो फाइनल है वो आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पास्चन ने अपने आपके स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। नेक्स्ट इसके बाद आपके स्पेक्ट्रम में आपके कौन आए, स्पेक्ट्रम की सीरीज में आपके पास्चन आए। पास्चन हो चुका बेटा। अब उसके बाद कौन आए, ब्रैकेट आए। ब्रैकेट ने n=4 के बारे में बताया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पास स्पेक्ट्रम क्रिएट हुआ और कैसे साइंटिस्टों ने बताया, ठीक है ना। तो सब n=4 पर कूदने का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने बताया, ब्रैकेट ने। और लास्ट वाला n=5 पर जो कूदने का कॉन्सेप्ट था वो किसने बताया, आपका पीफुंड ने बताया, ठीक है ना। तो देखो लाइमन की सीरीज में केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्रिएट होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद आपका कौन, बाल्मर ने विजुअल के बारे में बताया जो हमारे चारों ओर हो रहा है, दिख रहा है। ये कौन सी, ये आपकी बाल्मर की सीरीज में आएगी बेटा। यानी यहाँ पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो क्रिएट होगी वो कौन सी होगी, आपकी विजिबल रेंज की होगी, ठीक है। बाकी आपका पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, ठीक है ना, ये आपके क्या होंगे, इंफ्रारेड। तो जहाँ पास जिस सेल्स के बारे में बताया इन्होंने कि कहाँ पास आकर कूदेगा वो आपका होगा क्या चीज़, इनिशियल, क्या होगा, इनिशियल Ni, ठीक है। और फाइनल कहाँ से आकर कूद रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसी सीरीज को हम लोग कहाँ रखेंगे, आपका
क्वेश्चन में रखेंगे और क्वेश्चन में रख के इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर आपका बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया 1938 में, और 1938 में बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर, तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखे और उन्होंने बताया, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, इन सारे साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया था, हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही है ना। लेकिन जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो इसी बेसिस पर दे दिया, हाइड्रोजन गैस के बेसिस पर दे दिया। तो जब इनसे बोर से ये पूछा गया कि बाकी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ अगर इस सीरीज में ले लें तो क्या आपका स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा, या अगर होगा तो कैसा होगा, तब इसके बारे में बोर कुछ नहीं बता पाए थे। तो ये इनका ड्रॉबैक बन गया। तो आइए बेटा हम लोग पहले बोर का एटॉमिक मॉडल देखते हैं और उसके पोस्टुलेट के बारे में देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या लिखा था। आइए हम लोग देखते हैं। तो बेटा अगर हम लोग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़े, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए। उन्होंने कहा पहले पोस्टुलेट में द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर दिया था। द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के जो चारों ओर जो रिवॉल्व करता है वो किस में रिवॉल्व करता है, आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं और अलाउड एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, आपका बोर ने ही दिया था, कि एक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व करता है, मूव करता है, वो किस आपका एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व करता है। एंड दीज ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिक अराउंड न्यूक्लियस, ठीक, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर पर, मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अगर हम न्यूक्लियस ले लें तो इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं रिवॉल्व करते हैं, वो एक सर्कुलर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। और इस ऑर्बिट्स को हम लोग एनर्जी स्टेट, ठीक है, और आपका अलाउड एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हमें इसकी एनर्जी निकालनी होगी तो इसकी एनर्जी के लिए उन्होंने जो फार्मूला दिया था, ठीक है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू RH 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी तो मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी होगी तो अभी जो आपके रेडबर्ग ने दिया था, जो आपके बाल्मर ने फार्मूला दिया था, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना, ठीक है, एन और Ni और Nf के बारे में आपको पता है कि Nf क्या होता है, वो जो आपका फाइनल स्टेट पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जो आपके इनिशियल पर कूदेगा, ठीक है ना, उसकी बात हो रही। तो इस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट एंड दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई। मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास पड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी सप्लाई कर दूँ, ये लोअर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जैसे ही एनर्जी सप्लाई करूँगा, एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद जाएगा, आपका हायर एनर्जी स्टेट पर कूद जाएगा। और हायर एनर्जी स्टेट पर कूदने के बाद ये फिर से किस पर आएगा, आपका लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा, अगर अपने एनर्जी को ये कंटिन्यू नहीं रख पाया तो। और इसके ये पूरा प्रोसेस करने में, लोअर से हायर जाने में, हायर से लोअर जाने में, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ई होगी। और वही डेल्टा ई की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो आपका यही आपका डेल्टा ई है, ठीक है। तो डिफरेंस इन एनर्जी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो आपका डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच से हम लोग निकाल सकते हैं। एच क्या है तुम्हारा बेटा, स्मॉल एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसको हम लोग अभी न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं। और अगर हमें इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें, यानी जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में यहाँ पास नाच रहा है, उसकी अगर हमें, ठीक है, उसकी अगर हमें क्या निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो। क्यों, क्योंकि बेटा ये देखो सेंटर से एक एंगल बनाकर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बनाकर रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर उसकी हमें एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज mvr, क्या चीज, mvr इक्वल्स टू nh/2π, क्या चीज, nh/2π। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, जिस पर्टिकुलर सेल में वो पड़ा हुआ है उसकी सेंटर से दूरी यानी रेडियस, ठीक है। n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ सेल, यानी किस नंबर ऑफ सेल में पड़ा हुआ है। h क्या है तुम्हारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू आप जानते हो।
तो n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो देखो एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है और तुमको यहाँ से वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने के लिए वो बोल सकता है। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वेलोसिटी वो रेडियस आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पता है कि किस सेल में पड़ा हुआ है, उसकी सेंटर से दूरी क्या है, रेडियस उसका क्या है, तो हम लोग आसानी से आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट इस फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये थे आपके 4 पोस्टुलेट जो कि बोर ने दिए थे। इसके बाद आपके कुछ पोस्टुलेट्स और हैं, ठीक है ना, कुछ पोस्टुलेट्स और हैं और उन पोस्टुलेट्स के बाद इन्हीं टॉपिक्स पर, इन्हीं फार्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रख देंगे, ठीक है ना। और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके IIT JEE और नीट के सिलेबस में पूछता है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल जो आपके थ्योरीज हैं वो मैं ज़रूर लिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आपको काम देगी IIT JEE और नीट के सिलेबस के बिहाफ पर, ठीक है। तो आज मैं अपने शब्दों को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल के जो 5वां पोस्टुलेट था, 5वां 6वां 7वां 8वां, उसको लेकर मैं हाजिर होऊंगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए, ठीक है। जहाँ पर इस कॉन्सेप्चुअल में दिक्कत हो, कहीं पर के कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके, वीडियो कॉल करके आप किसी तरह से उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम बेटा मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप उसके लिए बेहिचक होकर हिचकिचाइएगा नहीं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका अगला पार्ट आता जा रहा है तो पिछला पार्ट आप देखना ना भूलें, क्योंकि पिछला पार्ट अगर देखे रहोगे तभी आपका अगला पार्ट भी कवर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं लेकर बोर एटॉमिक मॉडल का नेक्स्ट पोस्टुलेट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।